हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विथ एनजी सर के अंदर में। अब तक हम लेक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लेक्चर अपलोड कर रहे थे। आज से हम साइंस का सेक्शन भी 10th बोर्ड के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने मैथ्स के जो सेक्शन है, मैथ्स के सेक्शन में अराउंड 4 to 5 चैप्टर्स जो है 10th बोर्ड के वो अपलोड कर दिए हैं, जिनमें हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को अपलोड किया है। बहुत जल्द ही हम आपके लिए मैथ्स में भी एनटीएसी और ओलंपियाड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज वो लेकर आएंगे। क्लियर? जो एनटीएसी जो 10th बोर्ड बेसिस पर होता है, 10th बेसिस पर होता है, और जो 10th के अंदर होता है, और ओलंपियाड जो भी 10th में मतलब जो 6 to चालू हो जाता है, 3rd क्लास से चालू हो जाता है ओलंपियाड। तो 3rd to 10th में अगर हम अभी सिर्फ 10th के बारे में बात करेंगे तो 10th क्लास के ओलंपियाड और एनटीएसी के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। स्टडी मटेरियल जो होगा ओलंपियाड का और एनटीएसी का वो प्रोवाइड कराएंगे। हम साइंस में एनटीएसी और ओलंपियाड को साथ में लेके चलेंगे, यानी आपके सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड और एनटीएसी और ओलंपियाड के साथ में जो टॉपिक आपके एनटीएसी ओलंपियाड में होंगे हम आपको पहले ही बता देंगे कि वो एनटीएसी ओलंपियाड के टॉपिक है। तो बोर्ड का अगर आप कंटेंट पढ़ना है तो उन टॉपिक्स पर ज़्यादा मेहनत ना करें, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, अगर लाइट चैप्टर की हम बात करते हैं तो उसमें प्लेन मिरर का आपके पास थोड़ा सा सेक्शन है, जबकि बोर्ड के अंदर जो एनटीएसी है उसके अंदर में उसको काफ़ी अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स जो है क्वेश्चन उस पर आए हुए हैं, और हर साल लगभग एक ना एक क्वेश्चन प्लेन मिरर पर जरूर होता है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज क्लास 10th सीबीएसई, एनटीएसी, ओलंपियाड और स्टेट बोर्ड का इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है लाइट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा लाइट, है ना। फर्स्ट थिंग कि लाइट क्या है। अब लाइट क्या है इसका आंसर जानने से पहले एक आपको छोटी सी कहानी सुननी होगी। कहानी मतलब एक छोटा सा ओपनिंग हुक जिसको हम बोल सकते हैं, है ना। तो बच्चों, जब हम किसी डार्क रूम के अंदर में, अंधेरे कमरे के अंदर में जाते हैं तो हमें वहां पर क्या आसपास जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर रखे होंगे वो दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई देते हैं। जब हम किसी अंधेरे या डार्क रूम के अंदर में एंटर करते हैं तो वहां कोई भी ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। क्लियर? जैसे ही हम बल्ब और ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही हम बल्ब और ट्यूबलाइट का स्विच ऑन करते हैं, उस ऑब्जेक्ट में, उस रूम में रखी हुई सारे ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेटा ऐसा क्या हुआ वहां पर जिसकी वजह से पहले जब आपने एंटर किया तब वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर जैसे ही आपने बल्ब और ट्यूबलाइट का स्विच ऑन किया आपको वो सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग गए। इन्हीं सब फंडों के बारे में इस लेक्चर में हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, है ना, कि क्यों आपको ये सब चीज़ें दिखाई देने लगी, क्यों पहले आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी। तो उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है बेटा। वहाँ पहले क्या था, जब आप डार्क रूम में एंटर करते हैं, जब अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं तो वहाँ पर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लाइट नहीं थी। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, बल्ब और ट्यूबलाइट जो कि ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट हैं, आपको पता है ना, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या बोलते हैं लाइट को जनरेट करते हैं उन्हें ल्यूमिनस कहते हैं, खुद की लाइट डिमिट करते हैं उन्हें ल्यूमिनस कहते हैं, जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, है, ट्यूबलाइट हो गई। और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट के अंदर में, मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट को यूज करके ग्लो करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? नॉन ल्यूमिनस। जैसे मून क्या है? सन की लाइट को यूज करता है और ग्लो करता है। तो यहाँ पर जब हमने बल्ब को स्विच ऑन किया या ट्यूबलाइट का स्विच ऑन किया तो वहां से क्या हुआ, क्योंकि वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है, उन्होंने लाइट को इमिट करना स्टार्ट किया। लाइट वहां से आई, ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करती है। जैसे ये एक फ्रेम मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ये एक रूम है, यहाँ आपका क्या है बेटा? बल्ब। ठीक है, ये कुछ बल्ब है जो यहाँ रखा हुआ है। सपोज यहाँ पर एक ठीक है, एक टेबल रखी हुई है,
क्या रखी हुई है, एक टेबल यहाँ पर रखी हुई है ना, छोटी सी टेबल रखी हुई है। तो क्या हुआ, और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या हुआ, आप कहाँ खड़े हुए हैं, आप कोई सोच रहे थे कि यहाँ देख लेते हैं, आपको यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, आप कहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप यहाँ खड़े हुए हैं। जब आपने स्विच ऑन किया तो बेटा यहाँ से लाइट आई, इस पर टकराई, टकराने के बाद लाइट हो सकता है इधर उधर भी टकराई हो, यहाँ टकराई हो, कैसे न कैसे करके वो लाइट आपकी आँख तक पहुँच गई। लाइट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ टकराई, यहाँ टकरा कर वो आप तक पहुँची। इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट कुछ हो सकता है डायरेक्ट टकरा कर भी आप तक वापस आई हो, कुछ हो सकता है डायरेक्ट टकरा कर भी आप तक वापस आई हो। तो यानी क्या हो रहा है, जब लाइट आई, लाइट इस ऑब्जेक्ट पर गिरी, इस ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद आप तक वापस आई, उस रीजन की वजह से आपको ये ऑब्जेक्ट दिखना स्टार्ट हुआ। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो ये बल्ब नहीं है आपके पास में, और अच्छे से समझते हैं, मान लो ये बल्ब नहीं है आपके पास में, आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्च है। क्या है बेटा, एक टॉर्च है। ये पूरा अंधेरा रूम जो है वो पूरा डार्कनेस से फिल्ड है, और यहाँ पर वही छोटा सा स्टूल जो है वो रखा हुआ है, छोटी टेबल जो है वो रखी हुई है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस टॉर्च को का स्विच जो है ऑन करेंगे। स्विच ऑन करते ही यहाँ से क्या होगा, एक बीम ऑफ लाइट इस स्टूल पर आप कहाँ डालोगे, किसे देखना है आपको, स्टूल को देखना है। तो बीम ऑफ लाइट जो है वो इस बल्ब से, इसके टॉर्च के बल्ब से निकलेगा और ये स्टूल पर जाएगा। जब स्टूल पर जाएगा तो स्टूल से टकराकर कुछ लाइटें आपकी आँख वापस यहाँ मान लेते हैं हम, ठीक है, टकरा कर आपकी आँख पर वापस आएंगी, और इसी वजह से आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगेगा। बात आई समझ में। तो एक्चुअली ये जो रेज है ये क्या है, लाइट, यानी लाइट है जिसकी वजह से चीज़ें हमें दिखाई देती है, लाइट है जिसकी वजह से चीज़ें हमें दिखाई देती है। बात आ गई समझ में, ठीक है, क्लियर है, बात आई समझ में कि हमें चीज़ें दिखाई क्यों देती है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ बनता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है वो है व्हाट इज लाइट। अगर लाइट की वजह से दिखता है तो व्हाट इज लाइट। है ना। एक जनरल सिंपल सा जो 10th बोर्ड का जो आपका आंसर होगा वो होगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, यही होगा भाई। टॉर्च के अंदर में या बल्ब के अंदर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई और वो लाइट एनर्जी के अंदर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मैक्स थिंग्स visible to us. Light is a form of energy which makes things visible to us. क्लियर है, बात समझ में आई। यहां पर थोड़ा सा मैं एडिशन और करना चाहूंगा, यहां पर मैं थोड़ा सा एडिशन और करना चाहूंगा, ठीक है बेटा। लाइट क्या है ना, लाइट क्या है, जनरली अगर देखा जाए तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है ना, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और जिसका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। क्लियर है। और इसीलिए लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। और इसकी जो स्पीड होती है, क्या स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ट्रेवल कर सकती है।
इन 1 सेकेंड लाइट कितना ट्रेवल कर सकती है बेटा? 3 लाख किलोमीटर। बात आ गई समझ में? क्लियर है? छाप लो, नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, है ना? अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना? मिटा दूं? चलिए मिटा दें। ओके बेटा, लाइट क्या है? ये तो हो गया लाइट क्या थी, है ना? लाइट क्या है? अब लाइट जो है हैज डुअल नेचर। नेचर ऑफ लाइट की बात करें, है ना, तो लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर क्या बेटा? वन इज पार्टिकल नेचर, अनदर वन इज वेव नेचर। लाइट के पास क्या क्या है बेटा? एक पार्टिकल नेचर है, ये वेव नेचर है। दो नेचर लाइट जो है वो एग्जिस्ट करती है। लाइट के पार्टिकल नेचर को सबसे पहले न्यूटन ने अराउंड 1675 और 78 समथिंग, इन 1675 और 1678 के अप्रॉक्स न्यूटन ने अपनी एक थ्योरी दी, उसको बोला कार्पस्कल थ्योरी। ठीक है, क्या बोला उन्होंने? कार्पस्कल्स। क्लियर? न्यूटन्स कार्पस्कल थ्योरी थी वो। इन्होंने इन पार्टिकल्स को क्या बोला? कार्पस्कल बोला। क्या बोला? कार्पस्कल। और क्या कहा कि ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा इलास्टिक है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इन पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले लाइट के पार्टिकल नेचर को जिसने दुनिया के सामने लेकर आया वो कौन था? न्यूटन। न्यूटन के बाद प्लांक्स, मैक्सवेल, प्लांक्स, ठीक है, सॉरी प्लांक्स ने, है ना, उनका पूरा नाम तो एक्चुअली अभी स्किप हो गया, है ना। प्लांक ने इन पार्टिकल्स को एक नया नाम दिया, वो था फोटोन। किसने? मैक्स प्लांक था शायद, मेरे हिसाब से मैक्स प्लांक ही नाम था उनका, है ना। मैक्स प्लांक ने इसको नाम दिया फोटोन। आगे इसी फोटोन की फर्दर स्टडी करी आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने इसकी स्टडी करी और इन्हें इससे क्या निकाला यहां पर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब सोलर सेल देखा है, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। सन से एनर्जी लेता है, उसको उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड देन आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। ठीक है, वो किसने प्रोवाइड कराया? आइंस्टाइन ने प्रोवाइड कराया। ठीक है ना, आइंस्टाइन ने। क्लियर है बात? समझ में आ गई? दूसरा, ये वेव नेचर। एक साइंटिस्ट हुए हाइगन्स। हाइगन्स ने सबसे पहले इसको बोला कि HUYGN, है ना। हाइगन्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले बोला कि लाइट जो है बेटा वेव है। वेव मतलब ऐसे ऐसे चलती है ना। वेव क्या है ना, लाइट कैसी है? ये वेव है। और ये वेव जो है ये ट्रांसवर्सल मोशन करते हैं। ट्रांसवर्सल का मतलब ऐसा, ये पार्टिकल का मोशन ऊपर नीचे, मगर वेव कहाँ जा रही है? आगे। तो ऐसी वेव को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल वेव। और ये 9th क्लास में हमने साउंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं, है ना। दो तरह की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और साउंड वेव्स, ट्रांसवर्सल वेव्स, है ना। ट्रांसवर्सल वेव कैसी जो होती है? पार्टिकल तो अपनी जगह पर ऊपर नीचे घूम रहा है ना, मगर वेव कहाँ जा रही है? आगे की तरफ जा रही है। तो ऐसी वेव्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल वेव। तो जो लाइट है वो एक तरह की क्या है? ट्रांसवर्सल वेव है। इन्होंने बताया कि लाइट जो है वो क्या है? ट्रांसवर्सल वेव है।
है ना। लाइट जो है ट्रांसवर्सल वेव है। इसको आगे फर्दर जो अच्छे से प्रूव किया वो था मैक्सवेल ने, क्लार्क मैक्सवेल ने, ठीक है। मैक्सवेल ने इसको फर्दर और प्रूव किया। मैक्सवेल ने इनकी बहुत हेल्प करी, किसकी, हाइगन की, क्योंकि हाइगन ने जितना भी जो बोला था ना सब सिर्फ थ्योरी था, इसके पास प्रूफ नहीं था। हाइगन किसी भी चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाया कि ये वेव है ना। हाइगन प्रूफ नहीं कर पाए थे कि ये है ना, बट मैक्सवेल ने इनकी थ्योरी जो इन्होंने थ्योरी में बोला उसको मैक्सवेल ने प्रूव कराया फर्दर फ्यूचर में जाकर, है ना। तो इससे मैक्सवेल को थोड़ा सा, मैक्सवेल ने मतलब हाइगन की हेल्प करी उनको फेमस होने में, है ना। मैक्सवेल ने इसकी हेल्प करी फेमस होने में। बात आ गई समझ में, क्लियर है। छाप लो इसको बेटा, नोट कर लो कि पार्टिकल नेचर था। पार्टिकल नेचर को सबसे पहले न्यूटन ने बताया। न्यूटन ने क्या बताया, कार्पुस्कल थ्योरी बताई, है ना। इन पार्टिकल्स को न्यूटन ने कार्पुस्कल बोला। फिर उसके बाद मैक्स प्लांक आया। मैक्स प्लांक ने क्या बोला कि ये पार्टिकल कार्पुस्कल नहीं थे, ये क्या थे, फोटोन थे। फिर फोटोन की फर्दर स्टडी करी आइंस्टाइन ने क्या बोला, आइंस्टाइन ने क्या दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। और उधर तो ये है ही सही। ठीक है, बात आ गई समझ में, क्लियर है। अब इन दोनों नेचर के बेसिस पर लाइट के कुछ फिनोमिनाज हैं। क्या फिनोमिनाज है ना। पहला रिफ्लेक्शन, है ना, फिनोमिनाज ऑफ लाइट। फिनोमिनाज ऑफ लाइट। दूसरा है रिफ्रैक्शन, है ना। हालांकि अभी बहुत बेसिक चल रहा है, ये 7th 8th क्लास में आपका रिफ्लेक्शन जो है वो आ जाता है। तीसरा है बेटा इंटरफेरेंस। चौथा डिफ्रैक्शन। और 5th वाला था पोलराइजेशन। फिफ्थ क्या है, पोलराइजेशन। नोट कर लो। आपके पास में आपको सिर्फ ये दो पढ़ने हैं, दिस एंड दिस। ये हमारे काम के नहीं है ना। नोट कर लो। और पहला टॉपिक डाल लो बेटा, रिफ्लेक्शन। पहला टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला टॉपिक लिख लीजिए, रिफ्लेक्शन। ना रिफ्लेक्शन क्या है, बहुत सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें तो इसे बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर striking a plane after striking a surface। सिंपल सी बात है, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। किसी भी सरफेस को जब लाइट स्ट्राइक करती है और टकराकर वापस आ जाती है, क्या बेटा, और टकराकर वापस उसी मीडियम में, जिस डायरेक्शन जिस मीडियम से वो आ रही है उसी मीडियम में अगर वापस चली जाए तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं बेटा, अपन रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बात आ गई समझ में। यानी क्या हो गया, मान लो ये एक सरफेस है, लाइट आई, सॉरी, है ना, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये एक रिजिड सरफेस है, ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है बेटा, सरफेस पर परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये एक लाइट
ये एक लाइट रेज आई, इसने ये नॉर्मल से एंगल बनाया एंगल आई, नॉर्मल से एंगल बनाया एंगल आई, और टकरा कर ये इधर चली गई और नॉर्मल से एंगल बनाया एंगल आर। इसको बोलते हैं अपन बेटा इंसिडेंट रे। ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, ये होता है नॉर्मल, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या कहेंगे इसको? ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेटा छाप लो इसको, नोट कर लो। ठीक है, इंसिडेंट रे आएगी, नॉर्मल से कुछ एंगल बनाएगी और इस सरफेस पर टकराकर जिस तरफ से, देखो जिस डायरेक्शन से आ रही है, प्लेन के एक ही तरफ से आ रही है, ऊपर से इधर से आई, इधर चली गई, ठीक है। तो इसको, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। दिस इज द रिफ्लेक्शन, ठीक है। जनरली बेटा रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है ना। जनरली रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है। उससे पहले हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट कर लें, मिटा लिए, हो गया। चलो अब लिखो बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉ थे। पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ क्या बोलता है? दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection। मतलब है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहां मैंने लिखा, ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमेशा फॉलो होगा, ये हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है बेटा? दूसरा लॉ क्या है? ठीक है, लिखो द इंसिडेंट रे, ठीक है, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। all lies in the same plane, all lies in the same plane and meet at point of incidence।
ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो दूसरे वालों को समझो, पहला वाला भी समझ ही लो, दूसरा क्या है ना, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये नॉर्मल है ना, सरफेस पर 90 डिग्री बनेगी। ये आपकी इंसिडेंट रे, सीधी नहीं बनती है तो, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल से एंगल बनाया आई। देखो इंसिडेंट एंगल जो होता है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच होता है, हमेशा ये ध्यान रखना। नॉर्मल यानी जिस भी सरफेस होगी सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और ठीक है इंसिडेंट रे से एंगल बना दो। तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसी है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक है। और ये इधर भेज दिया हमने एंगल आर। तो पहला लो तो क्या बोलता है बेटा, देख एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये दोनों आपस में इक्वल। पहला लो, हमेशा हमेशा कभी भी सरफेस कैसी भी रखी हो, आड़ी रखी हो टेढ़ी रखी हो, सरफेस आपकी चाहे ऐसी हो, सरफेस आपकी ऐसी हो, सरफेस आपकी ऊबड़ खाबड़ हो, है ना, तो भी ये लो फॉलो होगा। नॉर्मल से दोनों तरफ एंगल इक्वल ही रहेगा हमेशा। अभी इसको हम बताएंगे भी सही, है ना, इसको अभी हम बताएंगे भी सही। क्लियर है, क्लियर है यहां तक? हाँ ठीक है। दूसरा देखो, द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, द रिफ्लेक्टेड रे, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, ये नॉर्मल टू द प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब देखो अगर इस बोर्ड की सरफेस को बात करें तो बोर्ड की सरफेस एक तरह का प्लेन हो गया ना, बोर्ड की सरफेस एक तरह का प्लेन हो गया, है ना। कोई शीट जो हो सकती है ना, शीट वो प्लेन हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर एक पेपर रखूँ तो ये बोर्ड की सरफेस क्या बन गया बेटा, एक मेरे पास में एक प्लेन बन गया। तो देखो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों किस पर है, इस शीट के ऊपर है, तीनों इस शीट के ऊपर है, तो ये एक ही प्लेन में लाई कर गए। और कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, और कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। छाप लो, छाप लो इसको। छाप लिया, छाप लिया। छाप लिया। चलो अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है बेटा। पहला होता है एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है। वन इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन जिसको हम बोल सकते हैं या तो डिफ्यूज्ड बोल दो या इर्रेगुलर बोल दो। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहो या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहो, है ना। डिफ्यूज्ड कहो या इरेगुलर करो, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब होता क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन, देखो डायग्राम बनाते हैं पहले। ये आपका एक प्लेन है जो बिल्कुल स्मूथ है। कैसा प्लेन है बेटा, इवनली स्मूथ प्लेन है, पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड, जैसा मिरर, है ना। दूसरा आपका कुछ ऐसा प्लेन है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बड़े किए हुए हैं, है ना। आपको ऐसा नहीं लगेगा ये कोई बड़ा प्लेन नहीं है, मतलब इतने बड़े बड़े गड्ढे नहीं होते हैं, है ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसको हमने जूम करके बहुत बड़ा किया हुआ है ना। 1000 टाइम्स, 2000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स बड़ा करके इसको देखा हुआ है ना। ठीक है, अब यहाँ देखना बेटा, एक पैरेलल रे, बीम ऑफ रेज आ रहा है। ये लाइट रेज आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। ये लाइट रेज आपस में पैरेलल है, पैरेलल है।
तो इनका नॉर्मल कहाँ बनाना चाहिए? नॉर्मल में छोटा सा बनाऊंगा ना, ताकि आपको डायग्राम में गड़बड़ ना हो। ये ठीक है, इसका नॉर्मल हो गया, ये इसका नॉर्मल हो गया, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल हो गया। ये इसका एंगल I1, ये इसका एंगल I2, ये इसका एंगल I3। हालांकि I1 I2 I3 बराबर होंगे क्योंकि तीनों पैरेलल हैं। ये आपस में पैरेलल हैं क्योंकि एक ही सरफेस पर परपेंडिकुलर है। भाई एक ही लाइन पर आपने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये तीनों तो पैरेलल हो गए ना आपस में। बात आई समझ में? अब इन पर सेम एंगल पर लाइन बनेगी तो तीनों पैरेलल होंगी नहीं होंगी? तो ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई, है ना, तीनों एंगल क्या होंगे? आई होंगे, ठीक है। तो ये भी आई हो गया, ये भी आई हो गया, और ये भी आई हो गया। पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ बोलता है दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ क्या गया? आर, तो फिर यहाँ क्या जाएगा? आर, और तो फिर यहाँ क्या जाएगा? आप बताएं मुझे, क्या तीनों लाइट रेज जाते वक्त भी पैरेलल है? यानी क्या हुआ बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या बनी कि व्हेन अ पैरेलल लाइट बीम स्ट्राइकिंग अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस, और इंसिडेंट हम बोल सकते हैं इसको, स्ट्राइकिंग की जगह बोल सकते हैं व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। किस पर? हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर जब ये इंसिडेंट होता है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज, और बोल सकते हैं कि बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर, है ना, इज पैरेलल, रिमेन्स पैरेलल बोल दो, है ना, क्या? ठीक है। तो बीम जो है अगर वो पैरेलल होता है, देखो इंसिडेंट रे कैसे है बेटा? पैरेलल आ रही है। आफ्टर इंसिडेंट रिफ्लेक्शन जाने वाली लाइट रेज भी पैरेलल, आई पैरेलल गई पैरेलल, तो ऐसा रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर में पहला लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं डिफ्यूज की बात करते हैं। ये आपकी प्लेन सरफेस है, एक नॉर्मल रे यहाँ गिरी, मतलब परपेंडिकुलर पैरेलल जो आई, दूसरी पैरेलल लाइट रे यहाँ गिरी, तीसरी पैरेलल लाइट रे बेटा यहाँ गिरी, है ना, कुछ इस तरह से यहाँ गिरी। लाइट रेस तीनों पैरेलल हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है तो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बाकी पैरेलल हैं, ठीक है। अब बेटा इसकी सरफेस अगर देखी जाए तो इसकी सरफेस थोड़ी सी तिरछी है ना, ऐसी तिरछी सरफेस है, तिरछी वाली, ऐसी वाली। तो इसका नॉर्मल किधर होगा? इधर होगा, ऐसे होगा ना, है ना। तो देखो इसकी सरफेस पर परपेंडिकुलर मुझे बनाना है, तो नॉर्मल कहाँ जाएगा? इसका ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ। क्या ये सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है? बिल्कुल, देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा छोटा सा, ठीक है। ये इसका नॉर्मल हो गया। अब इसका नॉर्मल देखो तो बेटा यहाँ पर इसका नॉर्मल थोड़ा सा तिरछा इधर आएगा, हो गया। क्या ये इसका यहाँ 90 डिग्री बन रहा है? देखो बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल हो गया। अब यहाँ देखो कि ये एंगल आई इसका, अब यहाँ देखो ये एंगल I2, ये एंगल I1, ठीक है। इसका देखो, इसका नॉर्मल वापस से कुछ इधर बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। इसका नॉर्मल है वापस से कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया। इसका यहाँ पर I3, जिस एंगल पर लाइट आती है उसी एंगल पर वापस जाती है। तो ये लाइट कहाँ जाएगी? देखो बेटा ये यहाँ से ये यहाँ गई, ये R, ठीक है। ये लाइट कहाँ जाएगी? कुछ यहाँ जाएगी, ठीक है। ये कैसी गई बेटा? कैसी गई है? ये R2 गया, ये R1, ये R2। ये लाइट कहाँ जाएगी? ये यहाँ जाएगी, ठीक है। ये R3 बनाया। अब मुझे बताओ कि लाइट आई तो पैरेलल, लाइट का बीम जो था, सारी लाइट रेज जो आई है वो आई तो पैरेलल, क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन भी पैरेलल है? नहीं है। ऐसा रिफ्लेक्शन डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहलाता है, जिसमें लाइट रेज आए तो पैरेलल मगर आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ना हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल ना हो, उसे क्या कहेंगे हम? इसे एक लाइन बना लेना बीच में,
है ना, ऐसे एक लाइन बनाना, इधर रेगुलर बना देना, इधर डिफ्यूज बना देना, ठीक है। छाप लो, ये रेगुलर है, ये इरेगुलर और डिफ्यूज्ड है। छाप लिया, छाप लिया। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज remains parallel after reflection, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज ठीक है, द पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज goes in all the direction randomly after reflection, ठीक है। goes in all the direction randomly after reflection, यानी जो बीम पैरेलल, जो लाइट रेज जो पैरेलल थी, है ना, वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देती है। छाप लो, छाप लो। हो गया, हो गया। हो गया, पक्की बात। चले आगे देखें, एक क्वेश्चन से एंड करते हैं। क्वेश्चन आज के इसको एक क्वेश्चन देखते हैं और उससे इसको एंड करेंगे, है ना। क्वेश्चन लिखिए, इफ अ इंसिडेंट रे makes an angle of 30 degree with the reflecting surface, find angle of रिफ्लेक्शन। क्या क्वेश्चन है बेटा? इफ इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पॉज करके 2 मिनट आप लगाएं, पॉज करें और फटाफट से पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें बेटा, ठीक है, पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, है ना। सॉल्यूशन देख लीजिए, है ना। सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। आपको इसमें ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपको इसमें ऑप्शन मिल सकता है। ये आपकी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक लाइट रे आ रही है कुछ इस तरह से, ऐसे। इसने रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है ना, यही तो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यही तो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री का। कितना बनाया? 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का एंगल बनाया रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो ये नॉर्मल, पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल का यहाँ नॉर्मल से जो इंसिडेंट एंगल बनाती है वो एंगल आई बनाती है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वो एंगल आई बनाती है। ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा? सिंस एंगल आई प्लस 30 इज इक्वल टू 90 ना, क्योंकि नॉर्मल से, नॉर्मल क्या होता है? सरफेस पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो एंगल आई कितना हो गया? 60 डिग्री। एंगल आई कितना हो गया? 60 डिग्री। अब एंगल आई 60 हो गया तो लाइट रे कहाँ जाएगी? यहीं तो जाएगी, एंगल आर पर। और वी नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सो एंगल आर ऑल्सो बिकम्स 60। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है इसका? 60 डिग्री। हो गया? हो गया? ठीक है, चलिए ओके। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इमेज फॉर्मेशन और इमेज के बारे में बात करेंगे। प्लेन मिरर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो आज का कंटेंट पढ़ाया उसको रिवाइज ज़रूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।